तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री एट भारत फोर्थ का चैप्टर 8 क्लास 9 जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड रिहैबिलाइजेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का जो विभाजन हुआ था वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि जो आज के टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, लेकिन उस टाइम पर इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स थी और कैसे इन प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट, कैसे इनको एकजुट किया गया, एक इंडियन यूनियन को फॉर्म किया गया। एंड रिहैबिलाइजेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड का मतलब है जब पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पर इंडिया के अंदर बहुत सारे मुस्लिम्स रह रहे थे, कैसे उन मुस्लिम्स को पाकिस्तान भेजा गया और उस टाइम पर पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू और सिख्स रह रहे थे, तो कैसे उन हिंदू और सिख्स को इंडिया में लाया गया। तो उनका कैसे उन डिस्प्लेस मतलब कि जो चेंज हुए थे इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आए थे, और कैसे उन डिस्प्लेस्ड को रिकंस्ट्रक्शन और रीसेटलमेंट उनका करवाया गया। रिहेबिलाइजेशन का मतलब उनको कैसे रीसेटलमेंट करवाया गया इंडिया के अंदर जो आए थे और पाकिस्तान में जो गए थे। तो क्वेश्चन 1 है व्हाट वर द रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो जो ये क्वेश्चंस है ना, इसके 4 क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में शायद 5 क्वेश्चंस हैं और पांचों ही क्वेश्चंस जो है बड़े बड़े हैं। अब आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, अब ये तो है नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन क्रैम करना है। क्रैमिंग करने से कुछ नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे कैसे ये चीज़ें हुई है, और फिर आप उन क्वेश्चन को जो आपने चीज़ों को समझा है उनको आप अपनी लैंग्वेज में एलैबोरेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है A to Z जो लाइनें लिखी हैं, जो वर्ड लिखे हैं, आप उन्हीं वर्ड को लिख कर आओ पेपर में, नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में इनको यूज़ कर सकते हैं। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं क्योंकि इससे छोटे आंसर जो है इन क्वेश्चंस के नहीं बन पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है रीजंस बताने हैं इंडिया के पार्टीशन के। तो पहला जो रीज़न है वो है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिश की पॉलिसी थी लोगों को डिवाइड करके रूल करने की। अब टू मेंटेन देयर होल्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर उनका जो मतलब कि शासन है उसको होल्ड रखने के लिए, उस शासन को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश अडॉप्ट करते एक पॉलिसी जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। अब 1857 के अंदर रिवोल्ट होता है, इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट होता है, मतलब कि इंडियन सोल्जर्स जो है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फाइट करते हैं। तो वो पहली ऐसी रिवोल्ट थी इंडिपेंडेंस के लिए। तो ब्रिटिश जो है इंडिया के अंदर क्या करते हैं, अब वो ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए, फिर से लड़ाई हो सकती है, हम फिर तो क्या पता फिर हार जाएं हम। तो फिर ब्रिटिश क्या सोचते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनका साइड लेना शुरू करते हैं और कम्युनलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। कम्युनलिज्म मतलब कि जो धर्म के बेसिस पर जो लोगों को डिवाइड किया जाता है, तो उसको क्या करते हैं, मुस्लिम्स की साइड लेकर वो कम्युनलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। They made every possible efforts to create mutual dis। तो वो क्या करते हैं, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जितना हो सकता है ना उतनी नफरत पैदा करने की कोशिशें वो करते हैं। एज अ रिजल्ट ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पार्टीशन होता है इंडिया का 1947 AD में। सेकंड जो पॉइंट है, जो सेकंड जो रीज़न है वो है कम्युनल आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की कम्युनल आइडियोलॉजी कि क्या उनकी कैसी आइडियोलॉजी थी, कम्युनल थी। कम्युनल अभी बताया मैंने, जो धर्म के बेसिस पे ग्रुप को डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज कम्युनलिज्म। एंड जो मेन रीज़न जो था पार्टीशन ऑफ इंडिया का वो था कम्युनल आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम लीग की। जो कम्युनल आइडियोलॉजी थी, मुस्लिम लीग ये क्लियर करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स में कि वो सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स मतलब इंडिया के अंदर जो मुस्लिम थे उनके ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। 1939 के अंदर जो कांग्रेस थी, कैबिनेट रिज़ाइन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी आर्बिट्रेटरी एक्शन, अब आर्बिट्रेटरी पॉलिसी मतलब कि जो मन चाहे उनको वो कोई भी पॉलिसी बना देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसी चीज़ का जो है प्रोटेस्ट करती है कांग्रेस, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस कैबिनेट रिज़ाइन कर देती है। एंड जिन्ना आस्क करते हैं द मुस्लिम्स टू, और जिन्ना क्या कहते हैं फिर मुस्लिम्स को कि लिबरेशन डे, आज़ादी दिन बनाने के लिए वो बोलते हैं। 1940 के अंदर मुस्लिम लीग फाइट करती है एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट
बनाने के लिए मुस्लिम्स के लिए बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन को पास करते हैं। वो एक डिमांड करते हैं एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि मुस्लिम लीग एक सेपरेट कंट्री मतलब जिसका नाम है पाकिस्तान को बनाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसकी वजह से पार्टीशन होता है। थर्ड है जिन्ना डोगमा। डोगमा मतलब कि जो कट्टरवाद जो होता है, मतलब कि हाँ मतलब जैसे आजकल जो है कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कट्टर देखने को मिलते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा अपने भी धर्म में बिलीव करते हैं, और बहुत सारे हिंदू भी कट्टर होते हैं जो अपने ही धर्म में बिलीव करते हैं। तो उस टाइम पर जिन्ना का जो डोगमा था वो क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो महत्वाकांक्षी एम्बिशियस पर्सन है, महत्वाकांक्षी पर्सन है जो अपने डोगमा को फॉलो करते हैं। और वो जो है अब लंदन के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो है कम्युनलिज्म को चैंट करते हैं, उस कम्युनलिज्म को क्या करते हैं वहाँ पर मतलब उसको ही चैंट करते हैं, उसको बोलते रहते हैं बार बार। ये कैप्टन अपोजिंग हर एक प्रपोजल जो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं था वो उनको रिफ्यूज़ करते हैं, अपोज करते हैं। ये जो है प्रेशर डालते हैं कांग्रेस के ऊपर बाय गेटिंग रियॉट एंड मैसेक्रेडन। तो वो क्या करते हैं कांग्रेस के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डालते हैं बाय गेटिंग रियॉट, दंगेबाजी कराते हैं, हत्याकांड करवाते हैं ताकि पाकिस्तान को बनाया जा सके। फोर्थ है अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस। अपीजमेंट मतलब कि शांति की जो पॉलिसी थी कांग्रेस की। मुस्लिम लीग जो थी वो अडॉप्ट करती है पॉलिसी ऑफ मतलब जितना हो सकता है ना मुस्लिम लीग कांग्रेस के रास्ते में ऑब्स्टेकल कठिनाइयाँ पैदा कर रही थी। ऑन द अदर हैंड कांग्रेस जो थी वो चाहती थी कि सपोर्ट ऑफ मुस्लिम लीग, लेकिन कांग्रेस तो मुस्लिम लीग का सपोर्ट चाहती थी ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया जा सके। इसी चीज़ ने कम्युनलिज्म को इंक्रेज कर दिया। और कम्युनल रियॉट मतलब कि धर्म के बेसिस पर जो दंगे हो रहे थे वो पूरी कंट्री में हो रहे थे एंड जिसके पीछे मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस वॉज नाउ कन्विंस्ड, कांग्रेस जो है कन्विंस हो गई थी कि पीस और ऑर्डर को कंट्री में मेंटेन करना है तो हमें पार्टीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट एक्शन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कम्युनल रियॉट। मुस्लिम लीग जो थी वो गेटिंग रेस्टलेस टू बिल्ड पाकिस्तान गेट पावर। तो मुस्लिम लीग जो थी जल्दी से जल्दी चाहती थी कि हमारा जो है पाकिस्तान बन जाए और हमें पावर चाहिए है। इसी वजह से ये रिजेक्ट करती है कैबिनेट मिशन प्लान को, रिजेक्ट कर देती है और अनाउंस करती है डायरेक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए 16 अगस्त 1946 AD में। उस दिन पर ऑन दैट डे दंगे होते जाते हैं बंगाल के अंदर, स्पेशली इन द कलकत्ता में। मुस्लिम जो है बहुत सारे 100 ऑफ हिंदूज़ को मार देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और धीरे धीरे जो फायर है वो नॉर्थ इंडिया में भी फैल जाती है, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी ये चीज़ें होने लग जाती है दंगे वगैरह। इसी सिचुएशन में इस चीज़ को रोकने के लिए जो इनोसेंट पीपल थे कि जो मतलब इनोसेंट पीपल को जो मारा जा रहा था, जो उनको खून बहा जा रहा था, उसी चीज़ को रोकने के लिए कांग्रेस एक्सेप्ट करती है इंडिया के पार्टीशन को। तो ये है क्वेश्चन 1, काफ़ी बड़ा है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे जो है रीज़न है और भी बहुत सारे पॉइंट है इसके, लेकिन ये कुछ मेन है, आप इतना कर लेना और इसको समझने की कोशिश करना कि जैसे पॉलिसी ऑफ मतलब कांग्रेस की जो प्लीजमेंट पॉलिसी थी उसमें क्या है, बस समझने की कोशिश कीजिए, अपनी लैंग्वेज इनको लिखने की कोशिश करना। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है कुड द पार्टीशन हैव बीन अवॉइडेड। क्या पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था? हाँ, कुछ हद तक पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। ये डिफ़िकल्ट था कि एक जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे उनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। कांग्रेस के लीडर जो थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे पावर को गेट करने में, लेने के लिए, और इस वजह से वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं कंट्री के पार्टीशन पर। नो वन हेल्प, किसी ने भी महात्मा गांधी की हेल्प नहीं की उनकी एफर्ट्स में। मोहम्मद अली जिन्ना जो है बहुत सारे जो है दंगे फसाद कराते हैं पूरी कंट्री के अंदर ताकि जो लीडर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सके कि जो लीडर्स हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना की बात सुने, उनकी चीज़ों को समझे और वो ज़्यादा ना मतलब डोंट थिंक मच, मतलब वो चाहते थे कि हमें क्या है, हमें पाकिस्तान चाहिए है, हमारे लिए पाकिस्तान बनाओ मुस्लिम्स के लिए। तो वो चाहते थे कि सिर्फ इतनी ही बात वो समझे, इसी चीज़ को समझे, ज़्यादा कुछ नहीं समझे, हमें सिर्फ पाकिस्तान दे दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अभी मैंने बताया आज के टाइम पर हमारी कंट्री में स्टेट्स है, लेकिन उस टाइम पर हमारी कंट्री में प्रिंसली स्टेट्स होती थी, जो कि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। तो और सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर एक इंडियन यूनियन बनाया गया, जो कि किसने बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी वजह से उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है।
तो 4 जुलाई 1947 एडी में एक अपील की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो आसपास के नेटिव रूलर, जो आसपास के रूलर्स थे, कि हम सबको हमारी कंट्री के लिए क्या करना चाहिए, हमारी कंट्री के कलेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब कलेक्टिव मतलब सभी के इंटरेस्ट के लिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए, हमें इंडियन यूनियन बनाना चाहिए और प्रिंसली स्टेट्स जो है शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन को ही ज्वाइन करना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हमारी कंट्री में हो सके। सेकेंड है, इसके बाद एक लेटर रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को वॉज प्रिपेयर्ड, मतलब कि पूरी की पूरी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हमारी कंट्री में हैं उनको एडजस्ट करने के लिए एक लेटर जो है प्रिपेयर किया जाता है। सरदार पटेल और जो इनके सेक्रेटरी थे मेनन, बहुत सारे रूलर्स से मिलते हैं, उनको अपील करते हैं कि वो लेटर ऑफ एक्सेशन, अब देखो एक जितने भी प्रिंसेस स्टेट्स थी उनको साइन करवाया जा रहा था वहाँ के जो रूलर्स थे, ताकि हम इंडियन यूनियन में जो है मिल जाएं, तो उसके लिए एक लेटर साइन करवाया जा रहा था। उस लेटर का नाम था लेटर ऑफ एक्सेशन। तो ये जो है अपील करते हैं उन सभी रूलर्स को कि आप लेटर ऑफ एक्सेशन को साइन कर दीजिए। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, उनके रिजल्ट्स जो उन्होंने एफर्ट्स किए थे उनका रिजल्ट क्या निकलता है कि बहुत सारे प्रिंसेस स्टेट्स आज़ादी से पहले ही जो है स्टेट्स एक्सेडेड टू द इंडियन यूनियन में मिल जाते हैं। अब 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, वो भी किस कॉन्टेक्स्ट में, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, ये 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडियन यूनियन को मतलब ज्वाइन करने के लिए इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। अब इन तीनों जो प्रिंसेस हैं इनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इनका भी, तो इनके बारे में हम वहाँ जानेंगे कि आगे क्या कुछ हुआ है। तो फिर क्या करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, तीनों जो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर है, तीनों में क्या करा देते हैं, इनको भी इंडियन यूनियन में ज्वाइन करा देते हैं, और जिसकी वजह से इसी कंट्रीब्यूशन को देखते सरदार वल्लभ भाई पटेल को टाइटल ऑफ आयरन मैन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द मर्जर ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के मर्जर को कंसीडर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर बार ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज तक मैं भी स्टडी कर रही हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी बनता है। तो ये क्वेश्चन तो आने के चांसेस है। इसको सिर्फ आप ये समझ लेना कि जूनागढ़ में क्या कुछ हुआ था, वहाँ के राजा कैसे थे, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी थी, क्या कुछ वहाँ हुआ, कैसे इंडिया के अंदर उसको जोड़ा गया, बस ये चीज़ें आपको समझनी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे रट्टा वगैरह मारने से कुछ नहीं होता है, आप भूलोगे ही, आपको नॉलेज नहीं आएगी। तो आप इसको समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम मर्जर ऑफ जूनागढ़ के मर्जर को देखते हैं। जूनागढ़ जो थी एक मेजर प्रिंसी स्टेट थी, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ काठियावाड़ के साउथ वेस्ट में सिचुएटेड थी। 80% जो टोटल पॉपुलेशन थी प्रिंसी स्टेट्स की वो मुस्लिम थी, 20% मुस्लिम थे, लेकिन जो नवाब थे जूनागढ़ के, नवाब मतलब जो रूलर थे वहाँ के, उसको नवाब बोला गया है, तो वो मुस्लिम थे। तो नवाब ऑफ जूनागढ़ वो है, ये अनाउंस करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जो है ज्वाइन करना है। ये जो अनाउंसमेंट थी नवाब की, वो बहुत अपोज की जाती है। वहाँ के लोग जो रह रहे थे, क्योंकि 80% जो थी पॉपुलेशन थी वो हिंदूज़ थे, हिंदूज़ नहीं ज्वाइन करना चाह रहे थे पाकिस्तान को, तो इसी वजह से जो नवाब थे उनके डिसीज़न को अपोज किया गया यहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा। नवाब जो थे जूनागढ़ के, वो अपनी आर्मीज़ भेजते हैं 2 नेबरिंग प्रिंसी स्टेट्स जो थी, मगरोल और बाबरियाबाद में। लेकिन प्रिंसी स्टेट्स जो थी ये दोनों पहले ही इंडिया यूनियन को ज्वाइन कर लेती हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है आर्मी भेजती हैं ब्रिगेडियर गुरदैल सिंह की लीडरशिप के अंदर, ताकि एक अच्छा रिप्लाई दिया जा सके जूनागढ़ को। तो नवाब जो थे अपील करते हैं पाकिस्तान को हेल्प के लिए, लेकिन ब्रिगेडियर गुरदैल सिंह की फोर्सेस वहाँ पहले पहुँच जाती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई होप नहीं दिखती है कि कोई हेल्प आएगी। तो नवाब जो अपनी फैमिली के साथ वेल्थ, अपने पैसे वैसे लेकर कराची चले जाते हैं प्लेन में बैठकर। तो 20 फैब 1948 के अंदर एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया जाता है जूनागढ़ में, जिसके अंदर 99% जो वोट्स हैं वो फेवर इन ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आते हैं, और इसी ऐसे ही जूनागढ़ को इंडिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज द मर्जर ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद को कैसे मर्ज किया गया इंडियन यूनियन में। हैदराबाद जो थी वो एक लार्जेस्ट प्रिंसी स्टेट थी इंडिया की। 1947 के अंदर मीर उस्मान अली खान बहादुर जो थे, निज़ाम मतलब कि रूलर है, तो रूलर जो थे वहाँ के वो हैदराबाद के थे, उस्मान अली खान बहादुर। और ये जो प्रिंसी स्टेट थी हैदराबाद की 85% जो थी पॉपुलेशन वो ऑफ यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदूज़ थी।
एंड मे बी ये हिंदू नहीं थी, शायद ये जो पॉपुलेशन थी यहाँ की, हाँ हिंदू ही थी। 85% जो पॉपुलेशन थी यहाँ की हिंदू थी। और जो निज़ाम थे वो डिडेंट वांट टू ज्वाइन एनी यूनियन, किसी यूनियन को वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो निज़ाम डिमांड करते हैं एक सेपरेट डोमिनियन फॉर हैदराबाद। तो अब निज़ाम जो है ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, ना ही वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो एक अलग सेपरेट जो है वो अपनी एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट जो है कंट्री वो चाहते थे अपनी, मतलब हैदराबाद को बनाना। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ये बताते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन इनका इस प्लान को। तो 29 नवंबर 1947 में एक एग्रीमेंट होता है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और निज़ाम के बीच में। तो वो दोनों के दोनों मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और निज़ाम जो आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम आपस में दोनों के इंटरेस्ट में, दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में काम करेंगे अच्छी तरीके से, वाइल बिहेविंग इन अ फ्रेंडली मैनर में बिहेव करेंगे। लेकिन जो निज़ाम है हैदराबाद के, वो अपने जो वर्ड्स थे उस पर स्टिक नहीं कर पाते हैं ऑफ द एग्रीमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम तक। तो वो क्या करते हैं, जितने भी प्रीशियस मेटल जो है हैदराबाद से इंडिया जा रही थी उनको उन्होंने बैन कर दिया। इंडिया के कॉइन्स को इलीगल इन्होंने बता दिया। इसके अलावा निज़ाम जो थे हैदराबाद के, अपनी जो आर्मी है प्रिंसली आर्मी जो, उसको बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करते हैं बिना इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल के। तो उन्होंने क्या कहीं हद तक अपना एग्रीमेंट जो है तोड़ दिया उन्होंने। और वो क्या है, एक आर्मी, तो वो खुद की मुस्लिम आर्मी, मतलब मुस्लिम आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन वो बना रहे थे, मतलब मुस्लिम आर्मी वो प्रिपेयर कर रहे थे जिसका नाम रज़ाकार रखा गया, इस्टेब्लिश की हैदराबाद के अंदर। इन द एंड में बीइंग फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिसाइड करती है कि हमें वहाँ पर मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट। 13 सितंबर 1948 में जो आर्मी है वो उसको भेजा जाता है हैदराबाद में अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल JN चौधरी की लीडरशिप के अंदर हैदराबाद में उसको भेजा जाता है आर्मी को। तो आर्मी वो सेंट टू हैदराबाद में भेजी जाती है। ऑन सितंबर 18, 1948 जो इंडियन आर्मी है एंटर करती है हैदराबाद में, कैप्चर करती है। इसके बाद निज़ाम अनाउंस करते हैं टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन में ज्वाइन करने के लिए। मर्जर ऑफ कश्मीर, अब कश्मीर का मर्जर कैसे होता है। कश्मीर एक लार्ज प्रिंसी स्टेट थी जो कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। रूलर जो थे प्रिंसी स्टेट्स के वो थे महाराजा हरि सिंह जो कि हिंदू थे। लेकिन इसमें जो मेजोरिटी थी ना पॉपुलेशन की प्रिंसी स्टेट्स में, वो मुस्लिम थी। यहाँ पर जो लोग थे वो मुस्लिम थे और मेजोरिटी में थे। जो बॉर्डर थे इस प्रिंसी स्टेट के वर विद बोथ इंडिया और पाकिस्तान के साथ थे। दैट इज़ वाई बोथ कंट्रीज़ जो थी इसके अंदर ज्वाइन करने के लिए विलिंग थे। लेकिन जो रूलर थे कश्मीर के वो नहीं ज्वाइन करना चाहते थे किसी भी कंट्री को। टू फोर्स द प्रिंसी स्टेट को फोर्स करने के लिए कश्मीर टू मर्ज विद इट, कि मर्ज करना चाहिए प्रिंसी स्टेट्स को हमें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक इकॉनमिक ब्लॉकेड ऑफ कश्मीर के ऊपर क्या करती है, ब्लॉकेड करवा देती है ताकि खाना वाना वहाँ ना जाए। तो वो जो है फूड ग्रेन्स की सप्लाई, पेट्रोल की और जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कश्मीर में वो नहीं बेचती हैं। और इन द बॉर्डर एरिया पर भी बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वहाँ पर डिस्टर्बेंस, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो है क्रिएट कर देते हैं वहाँ के जो ट्राइबल व्यक्ति हैं। और 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ट्राइबल अटैक जो है करवाता है कश्मीर के ऊपर। और जो आर्मी है जम्मू एंड कश्मीर की फॉर द ट्राइब्समैन, जम्मू एंड कश्मीर की जो आर्मी थी वो ट्राइब्समैन के अगेंस्ट लड़ते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ कर्नल नारायण सिंह की लीडरशिप के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर की लीडर जो है ट्राइब जो मैन थे उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। लेकिन इस बैटल में बहुत सारे जो मुस्लिम सोल्जर्स थे ना, मतलब मुस्लिम सोल्जर्स जो थे ना, वो क्या करते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर की आर्मी है उसको छोड़कर वो जो है ट्राइब्समैन है ना उनको ज्वाइन कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट द ट्राइबल्स कैप्चर बहुत सारे बॉर्डर एरियाज़ को वो कैप्चर करते हैं प्रिंसी स्टेट एंड स्टॉप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ श्रीनगर। और इसी सर्कमस्टेंसेस में महाराजा हरि सिंह जो है इंडियन गवर्नमेंट को अपील करते हैं मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। फिर इंडियन गवर्नमेंट मिलिट्री असिस्टेंस देता है और बाद में जाकर कश्मीर को भी इंडिया के अंदर मर्ज करवाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड एंड डिस्कस देयर रिहैबिलिटेशन। अभी मैंने बताया डिस्प्लेस्ड कौन थे, जो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आ और जा रहे थे, उनको डिस्प्लेस्ड बोला गया है। तो कैसे इन डिस्प्लेस्ड की, इन जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे इनकी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना और कैसे और डिस्कस करना है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब कैसे इनको रीसेटलमेंट करवाया गया, जो लोग वहाँ से यहाँ आए थे और यहाँ से वहाँ गए थे उनको सेटलमेंट कैसे कराया गया। तो डिस्प्लेस्ड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस्ड की क्या प्रॉब्लम थी, हिंदू और सिख जो कि डिस्प्लेस्ड
who were displaced from Pakistan had to bear the most sorrow and troubles due to partition. तो हिंदूज़ और मुस्लिम जिनको डिस्प्लेस करवाया गया था, डिस्प्लेस मतलब कि वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से वहाँ आए थे पाकिस्तान से, उनको क्या करना पड़ा, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पार्टीशन की वजह से. मेन प्रॉब्लम जो थी इन डिस्प्लेस पीपल की, जो ये लोग थे डिस्प्लेस थे, इनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी जो इंडिया में आते वो ये थी. पहली प्रॉब्लम थी अकोमोडेशन, मतलब आवास की प्रॉब्लम थी. बहुत लैक ऑफ हिंदू और मुस्लिम जो अपना विलेज सिटीज़ और घर छोड़ के इंडिया में आए थे, जब वो इंडिया में आते हैं तो वो ना उनके पास एक घर था, ना ही उनके नीचे छत थी तक जहाँ वो रह सके. सेकेंड मेजर प्रॉब्लम जो थी डिस्प्लेस्ड की थी वो थी खाने की थी, फूड क्लॉथ्स की थी और अदर एसेंशियल आइटम्स की थी. वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस पीपल्स ऑल्सो लूटेड. अब देखो इंडिया, जो लोग इंडिया के पाकिस्तान में रह रहे थे हिंदू और जो सिख थे, वो इंडिया आ रहे थे रास्ते में कुछ पैसे वैसे लेकर, तो वो रास्ते में उनका सामान लूट लिया जाता था, लूट लिया गया था. तो नाउ दे डिडंट हैव, तो उनके पास जो है डिडंट हैव एनी मनी टू बाय फूड क्लॉथ्स एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स को आइटम्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो लैंड की थी. जो सिख और हिंदू जमींदार थे जो ही केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत हैवी लॉसेस उनको होते हैं. व्हेन दे केम टू इंडिया, जब आते हैं, दे डिडंट हैव एनी लैंड ऑन विच, कोई लैंड ही नहीं थी जहाँ पर वो फार्मिंग कर सके. वेयर इन पाकिस्तान दे हैड फर्टाइल एग्रीकल्चर है. तो बहुत सारे ऐसे सिख और हिंदू जमींदार थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे और बहुत अमीर थे, बहुत बड़ी बड़ी उनके पास लैंड थी. अब लैंड को तो वो अपने साथ इंडिया में नहीं लेकर आ सकते, तो वो अपनी लैंड वहीं छोड़ आते हैं. कुछ पैसे वैसे ही होते हैं जो लेकर आते हैं, वो रास्ते में उनसे लूट लिए जाते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं थे. फोर्थ प्रॉब्लम थी एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस की. बहुत सारे हिंदू और सिख जो डिस्प्लेस्ड थे वो लिविंग इन द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के सिटीज़ में रह रहे थे और बहुत बड़ा बड़ा उनका बिजनेस था. उनके पास इंडस्ट्रीज़ भी थी पाकिस्तान में और वो बहुत रिच मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स थे. उनमें से कुछ जो इंडिया आते हैं, कुछ भी नहीं था उनके पास उस टाइम पर. फिफ्थ प्रॉब्लम जो डिस्प्लेस्ड की थी वो थी मीट द सेपरेटेड लव वंस. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आ रहे थे रास्ते में, उनको किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को रिलीजन कन्वर्ट करा दिया. तो वो रास्ते में ही बहुत सारे ऐसे, तो उनको वो सेपरेट लव्ड वंस थे, उनको कैसे हम मिलवा सकते हैं आपस में. तो इस पार्टीशन के टाइम पे फैमिली जो थी हिंदू और सिख माइग्रेंट्स की, जो कि पाकिस्तान कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान से आ रही थी, वो अलग हो जाती है. एंड द चाओटिक एनवायरनमेंट जो था डिस्प्लेसमेंट, मैनी फैमिलीज जो है अपने मेम्बर्स को खो देता है. एंड दीज पीपल आइदर डाइड, मतलब जो मिले नहीं हैं चाहे तो शायद वो मर गए होंगे दंगों में, या फिर उनको कन्वर्ट करवा दिया होगा इस्लाम में. सेकेंड जो पॉइंट है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिहैबिलाइजेशन डिपार्टमेंट. रिहैबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिशमेंट किया गया ताकि जो ये इनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके, इनको सेटलमेंट करवाया जा सके इन डिस्प्लेस्ड की. आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया के पार्टीशन के बाद जो प्रॉब्लम थी रिहैबिलाइजेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ लैक ऑफ डिस्प्लेस्ड हिंदूज एंड सिख्स फ्रॉम पाकिस्तान वाज वेरी, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन सिख और हिंदूज, उनका जो सेटलमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सीरियस प्रॉब्लम थी, जो कि पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है बहुत सालों तक फेस करनी पड़ी. अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मतलब यहाँ पर हिंदू एंड सिख्स फ्रॉम के बाद जो है पाकिस्तान, सीधा पाकिस्तान आएगा. यहाँ पर मैंने एक नया पॉइंट बना दिया, ये नया पॉइंट नहीं है. फ्रॉम के बाद यहाँ पाकिस्तान है सीधा. हिंदू एंड सिख फ्रॉम पाकिस्तान वाज वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब जो हिंदू और सिख थे पाकिस्तान से जो आए थे उनके लिए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी. ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के लिए इसको सेटल कराने के लिए. इसी चीज़ को सॉल्व करने के एक स्पेशल रिहैबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को बनाया गया ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स ले सके, रिहैबिलाइजेशन सेटलमेंट करा सके इन डिस्प्लेस्ड पर्सनस की इस डिपार्टमेंट के द्वारा. थर्ड पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ कैंप्स का अरेंज करवाया गया डिस्प्लेस्ड के लिए, हिंदू और मुस्लिम डिस्प्लेस्ड के लिए. रिहैबिलाइजेशन डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई थी, बहुत सारे कैंप्स को एस्टैब्लिशमेंट कराती है ताकि आवास और ध्यान और रखा जा सके इन डिस्प्लेस्ड का. अरेंजमेंट्स बनाई जाती है, फूड क्लॉथ्स भी दिया जाता है डिस्प्लेस्ड को कैंप के अंदर. डॉक्टर और फ्री मेडिसिन को अरेंज किया जाता है सिख पीपल के लिए जो बीमार हो गए थे उनके लिए. रेशन कार्ड्स जो है वो भी बनाया जाता है डिस्प्लेस्ड के लिए ताकि दे कुड बी गिवन आइटम्स ताकि उनको फ्लोर राइस एंड पल्सेस दिया जा सके. इसके बाद स्लोली पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन द सिटीज़ एंड विलेजेस में सेटल होना शुरू हो गए. उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. फोर्थ पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ हाउसेज एंड शॉप्स को अरेंज करवाया गया. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे वो थी कैसे हम हाउसेज को अरेंज कराएंगे डिस्प्लेस्ड को इन ऑर्डर टू सेटल दैम इन सिटीज़ के अंदर उनको सेटल कराने के लिए. फिफ्थ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस वॉज गिवन टू द डिस्प्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो जो है इनको फाइनेंशियल, मतलब पैसे वैसे से रिलेटेड भी जो है इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है. इसके जो है बहुत सारे पॉइंट हैं
कि कैसे रिहेबिलाइजेशन, रीसेटलमेंट, रिकन्स्ट्रक्शन करवाया गया डिस्प्लेस्ड विस्थापित लोगों का। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आप इतने पॉइंट कर लेना, यही पॉइंट जो है मेन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मेन है, समझने की कोशिश करना, रट्टा मत मारना। और जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स एंड रिहेबिलाइजेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड, हिस्ट्री भारत 4th का, ये जो है कंप्लीट होता है इसके क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर